नमस्कार बाल दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे। पिछले एपिसोड में हमने दुमदुमा गांव के बच्चे नामक कहानी का यहाँ पर शिक्षण प्राप्त किया था। दुमदुमा गांव के जो बच्चे हैं वह अपने आप ही कुछ करना चाहते हैं और वैसे तो बच्चों में अदम्य इच्छाएं, अदम्य शक्ति होती है, लेकिन उनको उस दिशा की ओर ले जाना हमारा मूल कर्तव्य है। इस इकाई के जरिए आप भी अब दुमदुमा गांव के जो बच्चे हैं उनकी तरह ही आपके गांव में अगर कोई समस्या है तो उसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं या उस समस्या को दूर करने के लिए आप किस प्रकार का कार्य करेंगे, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे तो हमने यहाँ कुछ बच्चों के उदाहरण से पूरी इकाई पढ़ी है, इकाई का श्रवण भी किया है। उसके बावजूद यहाँ कुछ बातें मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पानी में छपाछप करना चाहते थे, लेकिन गांव में पानी की किल्लत थी, बारिश ही नहीं होती थी और अगर बारिश होती थी तो गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जिसमें पानी का संग्रह किया जा सके। और इसलिए बातों बातों में ही बच्चे सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। और उसमें आपने इकाई पढ़ी है इसलिए आपको पता है कि बिल्लू ने एक मज़ेदार युक्ति बताई थी। उसने कहा कि मैं हर रोज़ बादलों से प्रार्थना करूंगा कि तुम मेरे गांव में बरसो, लेकिन तुरंत महिमा ने उसे रोका और कहा कि भाई तुम्हारे प्रार्थना करने से ऐसे तो बादल थोड़ी बरसेंगे। और उसी वक्त रजिया के दिमाग में एक बहुत ही तेज युक्ति सूझी और उसने कहा क्यों ना हम गड्ढा खोदें। और गड्ढा खोदते खोदते ये तो बड़ा तालाब बन गया और फिर तो सारा गांव उन बच्चों की इस प्रक्रिया में जुड़ गया और एक बड़े से तालाब का निर्माण उस गांव में हो गया और सब आनंद से उस तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, नहाने के लिए करने लगे। तो बाल दोस्तों, इस इकाई के जरिए हमें इस बात को अच्छी तरह से सीखना है। साथ ही साथ कुछ चित्रों के जरिए, वैसे तो हमने एक चित्र का यहाँ पर वर्णन किया था, लेकिन आज हम ऐसी ही एक चित्र कहानी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि भाई चित्र कहानी को किस प्रकार से हम कह सकते हैं या चित्रों को देखकर किस प्रकार से हमें कहानी का निर्माण करना चाहिए, उसके बारे में भी सीखना है, समझना है। तो आपकी जो ये इकाई है उसमें आपको एक मज़ेदार चित्र कहानी दी गई है और मैं जानता हूँ कि आपको कहानी सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए आज की शुरुआत इस कहानी से करते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं और अगर हमें इस चित्र का उपयोग करके कहानी कहनी है तो मैं कहानी इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि एक बड़ा सा जंगल था या एक घना सा जंगल था। उस जंगल के बीच एक बड़ा सा तालाब था। तालाब में तो कई प्रकार के जीव रहते हैं। आपको पता है ना कि भाई पानी में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मछली रहती है, मेढक पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं। इसके अलावा हाँ, तो आपको ये सोचना है। लेकिन यहाँ जो हमारी कहानी है वह मेढकों के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ चित्र में मेढकों के अलावा आप एक अन्य जीव को भी देख रहे हैं और वह है सांप। अब आप सोचेंगे कि ये तीन तीन मेढक बैठकर क्या कर रहे होंगे और ये सांप अपना फन उठाकर क्यों तैयार हुआ होगा। तो इस कहानी में स्थिति यह है कि ये जो सांप है वह तालाब के किनारे ही एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे ही अपना बिल बनाकर वहाँ रहता था। और सांप की जो खुराक है वह मेढक भी है, चूहे भी है। तो यहाँ तो सांप के लिए हमेशा मौज ही मौज रहती थी कि जैसे ही मेढक तालाब से बाहर आकर घूमते थे, सांप अपने बिल से बाहर आता था, मेढक को पकड़ लेता था और उसका शिकार कर लेता था। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मेढक पानी से बाहर आकर तालाब के किनारे घूमते दिखाई दे रहे थे, सांप अपने बिल से बाहर आता था और
किसी न किसी मेंढक को पकड़कर अपनी खुराक बना लेता था। और ये तो हर रोज की स्थिति हो गई थी, क्योंकि सांप को तो ये अच्छा लगता था कि उसे कहीं दूर जाना नहीं पड़ता था और अपने घर के पास यानी कि अपने बिल के पास ही उसको बिल्कुल आराम से अपनी खुराक भी मिल जाती थी। तो सांप भी खुश था और यहाँ मेंढकों की स्थिति चिंतित थी। वह सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। बार बार वो मिलते थे, उपाय सोचते थे। जिस प्रकार से हमने देखा ना कि बच्चों ने उपाय खोज डाला, तो यहाँ पर भी मेंढक इकट्ठे होते थे, सोचते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिलता था। और सांप तो हर रोज मेंढक को खाता था और इस प्रकार से उनकी संख्या में कमी हो रही थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। फिर तो मेंढकों ने सोचा कि हमें इसके लिए तो कुछ सोचना ही पड़ेगा और सारे मेंढक वहाँ इकट्ठे हो गए, आप चित्र में देख सकते हैं, और सोचने लगे। सब लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार उपाय सोचने लगे। इतने में एक मेंढक को युक्ति सूझी। फिर तो उसने सबको बुलाकर कहा कि मेरे पास एक उपाय है। सबने कहा बताओ बताओ, हमें सांप को सबक सिखाना है। तो उस मेंढक ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, और उसने सबको युक्ति सुना दी। और युक्ति के अनुसार सब लोग तैयार हो गए कि हमें किस प्रकार से सांप को सबक सिखाना है ताकि वह हमारे किसी भी साथी को इस प्रकार से न खा सके और वह अपना बिल छोड़कर कहीं और भाग जाए। तो सबने ये तय कर लिया कि कल हम इस प्रकार से सांप को सबक सिखाएंगे। दूसरा दिन हुआ। सब लोग इसी प्रकार से तालाब के किनारे आकर घूम रहे थे। सांप भी अपने बिल से बाहर आया। सब तैयार थे और जैसे ही सांप आगे बढ़ता गया, वैसे ही सांप का जो बिल था और उसके पीछे कई सारे मेंढक छिप गए थे। सांप को ये पता नहीं था, और जैसे ही सांप आगे बढ़ने लगा किसी मेंढक को पकड़ने के लिए, वैसे ही सारे मेंढक जो छिप गए थे वह बाहर आए और उन्होंने सांप को काटना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से सांप भी घबरा गया कि ये क्या हुआ, और वह सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। और इसी सोच में तुरंत उसके मुंह से जो मेंढक उसने पकड़ा था वह भी छूट गया और वह हैरान परेशान होकर तुरंत अपने बिल की ओर भाग गया और बिल में छिप गया। उसके बाद वह कभी भी इस प्रकार से मेंढकों को खाने के लिए नहीं आया और मेंढक खुशी खुशी तालाब के किनारे घूमने लगे। तो बाल दोस्तों, ये तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है और आपको भी मज़ा आया होगा। और इस कहानी में आपने ये भी देखा कि एक छोटी सी युक्ति, वैसे तो हमने सुंदरपुर गांव पोलो के बारे में भी जाना था कि किस प्रकार से उसने डाकुओं को सबक सिखाया था। दुमदुमा गांव के बच्चों ने किस प्रकार से पानी का जो प्रश्न था उसका हल किया, और यहाँ पर मेंढकों ने किस प्रकार से सांप को सबक सिखाकर उससे अपने साथियों को बचाया। तो उपाय छोटा सा है, लेकिन हम मिलकर उसका अमल करते हैं तो ज़रूर हम समस्या का सामना कर सकते हैं या समस्या को दूर भी कर सकते हैं। इसीलिए फिर से एक बार मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि शायद आपके गांव में भी कई सारी समस्याएं होगी, गंदगी भी हो सकती है, कूड़ा लोग जहाँ मन हो वहाँ डालते होंगे, तो ऐसी कई सारी समस्याएं जैसे कि स्वच्छता की है, गंदगी की है, यानी कि पानी का जो बिगाड़ हो रहा है। तो इसके लिए अपने गांव में आप क्या कर सकते हैं, अपने साथियों को इकट्ठा कीजिए और युक्ति करके बड़ों को भी साथ में लेकर अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाने के लिए या अपने गांव की जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए आप ज़रूर प्रयत्न कीजिए। बाल दोस्तों, इस कहानी के साथ साथ हमें कुछ और बातें भी इस इकाई के ज़रिए सीखनी है। वैसे तो अभी आप छोटे हैं, उसके बावजूद आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर भी जाते होंगे, और जब किसी वाहन के माध्यम से आप सड़क यात्रा करते हैं तब सड़क पर हमें कई प्रकार के संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन ये संकेत हमें क्या कहना चाहते हैं उसका ज्ञान भी हमें जरूर होना चाहिए। और इस इकाई में हमें कुछ ऐसे संकेत भी दिए गए हैं
कि जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए एक के बाद एक इन संकेतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। बाल दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्टॉप, और ऐसा संकेत सड़क के किनारे पर आप देखते हैं तो उसका अर्थ होता है रुकना। यानी कि ऐसा संकेत जहां पर भी है वह हमें रुकने के लिए, ठहरने के लिए संकेत करता है, सूचना देता है। तो अब आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा संकेत देखा तो आपको अपना वाहन, यानी कि आप जिनके भी साथ हैं उनको अपना वाहन ज़रूर वहाँ पर रोकना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा जो ये संकेत है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ निशान हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये निशान, ये संकेत हमें ऐसा बता रहे हैं कि आगे जो रास्ता है वह वृत्ताकार है, यानी कि गोल है। पूरा रास्ता ऐसे गोल है, इसलिए अपना जो वाहन है उसको हमें संभाल कर वहाँ चलाना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो संकेत है वह इस प्रकार का है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, बीच में नदी नाला आ रहा है, तो उस पर पुल बना होता है, और ये जो पुल है वह संकरा है। यह हमें इस ओर इंगित करता है, यह हमें सूचना देता है कि पुल कैसा है, संकरा है। अगर सामने से कोई वाहन आ रहा है तो हमें पुल के एक छोर पर रुकना चाहिए, वह वाहन निकल जाए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। अगला जो संकेत है वह हमें यह सूचित करता है कि अभी जिस रास्ते पर आप चल रहे थे वह मोटा है, लेकिन आगे जाकर रास्ता संकरा हो रहा है, यानी कि यहाँ जो रास्ता चौड़ा था आगे रास्ता संकरा है। अगला संकेत इसके विरुद्ध है, यह हमें बता रहा है कि आप अभी संकरे रास्ते पर गुजर रहे हैं, लेकिन आगे जाने पर आपको चौड़ा रास्ता प्राप्त होगा और वहाँ आप आसानी से अपना वाहन चला सकते हैं। अगला जो संकेत है वह प्रवेश निषेध की बात कर रहा है कि वहाँ आप बिल्कुल नहीं जा सकते, यानी कि एकल वाहन, यानी कि रास्ता ऐसा है कि वहाँ आप वाहन अपना नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार का ये संकेत भी हमें यही बात सूचित करता है कि यहाँ किसी के लिए भी आना और जाना दोनों प्रतिबंधित है, यानी कि आप वहाँ जा भी नहीं सकते और उस रास्ते से अपना वाहन निकाल भी नहीं सकते। अगला जो संकेत है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि वो एक साइकिल है और साइकिल के लिए यह रास्ता खुला है, उस रास्ते पर आप अपनी साइकिल लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से ये जो है ये संकेत हमें बताता है कि इस रास्ते पर आप साइकिल लेकर नहीं जा सकते। तो बाल दोस्तों, ऐसे तो कई सारे संकेत हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ऐसे कई सारे संकेतों का अभ्यास आप करते जाएंगे और आपको पता भी चलता जाएगा कि ये हमें क्या सूचित करता है या इस संकेत से हमें क्या समझना है। तो संकेतों के बाद भाषा की कुछ और अन्य प्रवृत्तियां भी हमें इस इकाई में करनी है, और यहाँ इस इकाई में हमें एक शब्द के प्रवृत्ति दी गई है जिसमें एक शब्द चौरस में से हमें शब्द खोजने हैं जो इस इकाई में हमने पढ़े हैं, लेकिन वह आसानी से हमें मिलने वाले नहीं है। तो आइए ये प्रवृत्ति हम शब्द कोष्ठक के जरिए देखते हैं। बाल दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शब्द कोष्ठक बना हुआ है और इनमें ऐसे शब्द हैं जो हमने इस इकाई के जरिए पढ़े भी हैं, और यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पीले रंग से हमें एक शब्द बताया गया है, जैसे कि लह, लहाना, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तिरछे भी है, आड़े भी है और सीधे भी शब्द हम बना सकते हैं। और ऐसे कुल 12 शब्द हमें इस शब्द कोष्ठक में से ढूंढने हैं और यहाँ लिखने हैं। तो पहला शब्द तो यहाँ उदाहरण के रूप में हमें दिया गया है, लेकिन ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं वह आपको खोजने हैं और अपनी कॉपी में या किताब में लिखने हैं। आइए ये शब्द खोजने के लिए मैं आपकी कुछ सहायता यहाँ से करूँगा, लेकिन आपको भी ये सोचना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इन वर्णों को हम पढ़ते हैं और ब के साथ ये र जुड़ता है, सा जुड़ता है और ये त जुड़ता है।
तो हमें एक शब्द मिलता है। हाँ, ये शब्द मिलता है बरसात। अरे, आप तो अच्छी तरह से इस शब्द को पहचानते हैं, तो आपको दूसरे नंबर पर यह शब्द लिखना है। आप किसी भी नंबर पर शब्द को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सोचिए कि अब ऐसा कौन सा शब्द है जो आपने खोज लिया है और खोज कर अपनी किताब में भी आपने लिख लिया है। शायद आप मुझसे जल्दी भी इन शब्दों को खोज सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक और शब्द मैं देख रहा हूँ, ये प्रार्थना। तो इस प्रकार से भी हम इन वर्णों को पसंद करके एक शब्द बना सकते हैं और शब्द बना है प्रार्थना। उसी प्रकार से यहाँ पर ना को मैं इन वर्णों के साथ जोड़ता हूँ और ये शब्द बनता है तैरना। तो बाल दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण आपको दिखाए हैं, लेकिन शब्द आपको खुद को ही ढूंढने हैं, खोजने हैं और उसके बाद अपनी किताब में लिखने हैं। और फिर से एक बार वही बात बता रहा हूँ कि शब्द वही है जो हमने इस इकाई में पढ़े हैं। तो मैं मानता हूँ आप बिल्कुल ही सरलता से इन शब्दों को खोज पाएंगे और अपनी कॉपी में भी या अपनी किताब में भी लिख पाएंगे। आइए, इससे आगे भाषा की कुछ विशेष बातें हमें यहाँ पर सीखनी है। वैसे तो आप क्रियाओं से परिचित हो चुके हैं कि भाई यहाँ हमने कुछ शब्द देखे थे कि जैसे बच्चे खेलना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, और इसी प्रकार से कई सारे ऐसे क्रियावाचक शब्द हैं कि जिनका आप भी रोजमर्रा की शब्दावली में उपयोग करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं नहाता हूँ, या मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे तो कई सारे क्रियावाचक शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तो इन क्रियावाचक शब्दों की सूची भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है कि आप हर रोज ऐसे कौन कौन से क्रियावाचक शब्द हैं कि जिनका उपयोग अपनी बोलचाल की भाषा में या बोलचाल के लिए करते हैं। आइए, ऐसी रिक्त स्थान की प्रवृत्ति भी यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बाल दोस्तों, यहाँ पर सूचना पढ़ रहे हैं, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और इस प्रकार का पहला रिक्त स्थान, पहला विधान हमें दिया गया है कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। और इसके लिए एक क्रियावाचक शब्द भी दिया गया है, रहना। अब हमें सोचना है कि हमें अगर सही वाक्य बनाना है तो हम रहना शब्द का ही प्रयोग करेंगे या इसके अलावा इस शब्द में कुछ परिवर्तन करके हमें वहां रखना होगा। आइए, इस शब्द के साथ हम इस वाक्य को फिर से एक बार पढ़ते हैं। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहना थी। तो ये तो गलत प्रयोग हुआ, है ना। तो इसलिए हमें यह सोचना है। और अगर हम इसी क्रिया को इस प्रकार रखते हैं, रहना की जगह पर रहती, तो हमारा ये वाक्य सही हो जाता है कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, है ना। तो इस बात को आप समझ चुके हैं कि भाई खाना, तो मनीषा खाना खाती थी। इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आइए दूसरा विधान देखते हैं। दूसरा जो रिक्त स्थान है वह इस प्रकार से है, बच्चे तालाब में खाली जगह थे। अब सोचिए, हमें एक क्रिया दी गई है नहाना। अब यहां अगर हम नहाना लिख देते हैं तो विधान इस प्रकार से बनेगा, बच्चे तालाब में नहाना थे। तो ये तो गलत प्रयोग होता है भाषा की दृष्टि से। तो यहां नहाना की जगह पर हमें कौन सा शब्द प्रयोग करना है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, बच्चे तालाब में नहाते थे। सही है ना। हाँ, आइए तीसरा उदाहरण भी देखते हैं। खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे। और यहाँ हमें एक क्रिया शब्द दिया गया है, लहलहाना। अब लहलहाना का प्रयोग करेंगे तो हमारा विधान गलत ही होने वाला है ना। तो हमें जिस प्रकार से हमने रहती, नहाते, इसी प्रकार से लहलहाना में कुछ परिवर्तन करके यहाँ पर शब्द रखना है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। तो ये हमारा सही विधान हो गया। तो बाल दोस्तों, वैसे तो रोजमर्रा की शब्दावली में और जब आप हिंदी भाषा का अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं तब भी आप इस प्रकार से क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने 3 उदाहरण देखे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे शब्द जो मैंने आपको बताए हैं उनका प्रयोग करके भी आप इस प्रकार के वाक्य अपनी कॉपी में जरूर लिख सकते हैं। इसी तरह से विशेषण के बारे में हम जान चुके हैं और विशेषण का किस प्रकार से प्रयोग होता है
ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमें एक विधान दिया गया है और उस विधान में हम नए शब्द जोड़ते हुए किस प्रकार से नया विधान भी बना सकते हैं, उसका एक अभ्यास मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन उस उदाहरण के माध्यम से आपको अन्य वाक्य बनाकर भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए उस प्रवृत्ति को देखते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप एक वाक्य देख रहे हैं, खेत में गायें चरती है। सही है, खेत में गायें चरती है, तो वाक्य तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं आपको कुछ अन्य शब्द दे रहा हूं, जैसे कि लाल, सफेद, तीन, सुंदर। इन चारों शब्दों का प्रयोग करके हमें यह वाक्य फिर से लिखना है। तो जरा सोचिए कि अब जैसे कि हमें लाल शब्द का प्रयोग करना है तो हम कहां पर करेंगे, है ना। तो आइए ये भी हम देखते हैं और समझते भी हैं। जैसे कि खेत में लाल गायें चरती हैं। पहले हमने गायों की बात की थी, लेकिन गाय के आगे लाल शब्द जोड़ने से हमें उनके रंग के बारे में पता चलता है। अगर आप कहते हैं कि 4 गायें चरती है तो गायों की संख्या हमें पता चलती है। अगर आप कहते हैं कि सफ़ेद गायें चरती है तो उनका रंग सफ़ेद है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। यानी कि ये गायों की जो विशेषता है उसके बारे में हमें यहाँ इन शब्दों के प्रयोग से पता चलता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। खेत में सफ़ेद गायें चरती है। देखिए, पहले लाल गायें थी, अब सफ़ेद गायें, क्योंकि हमने लाल की जगह पर यहाँ पर सफ़ेद शब्द का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से अब तो आप वाक्य बनाकर, हाँ, अब तो आप जान चुके हैं कि ये वाक्य तीसरा किस प्रकार से बनेगा। हाँ, खेत में 3 गायें चरती है। और चौथा वाक्य, खेत में सुंदर गायें चरती है। तो बाल दोस्तों, ये 3, लाल, सफ़ेद, सुंदर, ये सारे विशेषण हैं, लेकिन अभी हमें इनका प्रयोग इस प्रकार से करना है। इतना ही इनके बारे में हमें सीखना है। अब सोचिए कि इनके अलावा ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि हमने यहाँ रंग के बारे में जाना, संख्या के बारे में जाना, सुंदर है ये भी हमने यहाँ पर समझा। इसके अलावा आप गायों के लिए ऐसे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं छोटी गायें चर रही है, मोटी गायें चर रही है, पतली गाय घास चर रही है ना। और ऐसे तो कई सारे शब्द हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी गाय चर रही है ना। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके आपको एक ही वाक्य भिन्न भिन्न तरीकों से लिखना है। हमने यहाँ पर गाय का उदाहरण देखा, अब आप इस उदाहरण को बदलकर इन शब्दों का फिर से प्रयोग करके अन्य वाक्य भी बना सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और आपको ये काम जरूर करना है और अपने अभिभावकों को भी बताना है। आइए वैसी ही एक अन्य प्रवृत्ति हमें यहाँ पर अभ्यास के रूप में दी गई है, उसके बारे में भी जानते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर सूचना दी गई है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। देखिए, यहाँ उसी प्रकार का उदाहरण दिया गया है और शब्द दिए गए हैं लाल, रंग बिरंगे, 3 और सुंदर। आप सोचेंगे कि यहाँ एक ही शब्द नया है, रंग बिरंगे, क्योंकि पहले गाय में हमने लाल, सफ़ेद, 3 और सुंदर का प्रयोग कर लिया है। लेकिन यहाँ वाक्य हमारे लिए नया है, बगीचे में फूल खिले हैं। तो अब तो ये आप खुद इस प्रवृत्ति के बारे में जान चुके हैं, इसलिए आप खुद ही करेंगे। मैं यहाँ आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। तो अपनी कॉपी में या अपनी किताब में आप इन शब्दों का प्रयोग करके ये वाक्य फिर से लिखिए और अपने अभिभावक को ज़रूर दिखाइए। उसी प्रकार से नीचे एक और प्रवृत्ति दी गई है जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और सूचना है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। और शब्द है होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा। तो इन शब्दों का उपयोग करके अपनी सोच के अनुसार हमें वाक्य का निर्माण करना है। और आप ऐसा नहीं है कि होशियार शब्द का प्रयोग करके आपको एक ही वाक्य बनाना है, आप एक से भी ज़्यादा कई सारे वाक्य बना सकते हैं और आपको ज़रूर ये बनाने हैं। और जितना इस प्रकार से आप वाक्य का निर्माण करेंगे, आप अच्छी तरह से भाषा को भी सीख सकेंगे। तो बाल दोस्तों, इन सारी प्रवृत्तियों से भाषा की कुछ विशेष बातें भी हमने यहाँ पर जानने का प्रयत्न किया। और साथ ही साथ आप जितना उसका अभ्यास करेंगे, आप खुद भी अच्छी तरह से भाषा को सीख सकेंगे। और जब आप व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, यानी कि अभिव्यक्त होते हैं, या जब आप लिखते हैं, तब भी आप अच्छी तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं।
तो इस इकाई के जरिए हमने इतनी बातें सीखने का प्रयत्न किया। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि आप बच्चे हैं, लेकिन आप में अपार क्षमता। जिस प्रकार से दुमदुमा गांव के बच्चों ने अपने गांव की समस्या का हल निकाल लिया, ढूंढ लिया, उसी प्रकार से अगर आपके स्कूल में, गांव में, परिवार में कहीं पर भी समस्या है तो उसके लिए आप भी सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपका सुझाव काम आ जाता है तो सबके लिए अच्छी बात भी हो सकती है। उसी प्रकार से हमने कुछ नए संकेतों के बारे में जाना जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ क्रियाओं का किस प्रकार से भाषा में हमें प्रयोग करना चाहिए और नए नए शब्दों को जोड़कर किस प्रकार से वाक्यों को हम लिख सकते हैं और शब्द का प्रयोग करके वाक्य का लेखन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ इस इकाई से हमने 3 कहानियों के बारे में जाना। पहली सुंदरपुर डाकुओं वाली, दूसरी दुमदुमा गांव के बच्चे, और तीसरी जो आज हमने यहाँ पर पढ़ी सांप और मेंढक वाली। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथियों से या अपने अभिभावक मम्मी पापा को या अपने छोटे भाई बहन को भी ये कहानी ज़रूर कहें ताकि आप भी इस कहानी को अच्छी तरह से कहना सीख सकें। तो बाल दोस्तों, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।